जय हिंद। तो चलिए डियर स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लेक्चर नंबर फर्स्ट की। जैसा कि आप जो है कल की वीडियो में देखे होंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक कुछ इंट्रो हो चुका था, जिसको हमने लेक्चर नंबर 0 नाम दिया था। और आज का जो आपका वीडियो है ये पर्टिकुलर चैप्टर को लेकर के है, जिसमें आपका चैप्टर है पहला कार्बनिक केमिस्ट्री का, कार्बनिक रसायन, कुछ आधारभूत सिद्धांत एवं तकनीकें। आज हम बात करेंगे इस चैप्टर की, जिसमें क्या क्या हमको पढ़ना है। पहले एक बेसिक इंट्रो देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमको जो पढ़ना है वो ये है कि पहले नंबर तो कार्बनिक रसायन होता क्या है, जैसे कि पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं एक बार। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, फिर इसके अंतर्गत इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड बनता कैसे है। दूसरा, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के स्ट्रक्चर्स कैसे होते हैं, इनके बीच हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम कैसे लिखा जाता है, एवं इसकी स्टेबिलिटी जैसे कार्बोधनायन या कार्बोडायन, इन सबको हम कैसे देखेंगे। यानी इन सब के बारे में हमको अध्ययन करना है। क्या हमने कहा कि इसमें इसका जो बेसिक इंट्रो है वो क्या क्या हमको देखना है। पहले तो इसका परिभाषा क्या है, किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, हमको सबसे पहले तो यही देखना है। दूसरा हमको देखना है इसके बाद कार्बन की प्रकृति, क्या देखनी है, कार्बन की प्रकृति, यानी इसका क्या नेचर है, कार्बन का नेचर देखना हमको। फिर उसके बाद देखना है इसमें हमको सिग्मा का पाई देखना है, बॉन्ड, हमको इसका आकार देखना है, जो ऑर्गेनिक यौगिक है उसका आकार क्या होता है, हमको इसका हाइब्रिडाइजेशन देखना है, यानी संकरण देखना है। फिर हमें क्या देखना है, हमको देखना है कि जो ऑर्गेनिक यौगिक होते हैं इनका नामकरण कैसे आप करेंगे। आप अक्सर देखे होंगे कि बहुत सारे, चाहे मेडिसिन हो या घरेलू खेत में डालने वाला कोई उर्वरक हो, उस पर देखोगे नाम लिखा रहता है। ये नामकरण कैसे किया जाता है। ये नामकरण आपके दो होते हैं, एक होता है IUPAC, एक होता है कॉमन। हम इनके बारे में पढ़ेंगे आगे। फिर हम देखेंगे इसी में ही कि इसका अस्थायित्व कैसे देखा जाता है, जिसमें हम पढ़ेंगे कार्बोधनायन या ऋणायन या मुक्त मूलक क्या होता है, जिसे हम कहते हैं इंग्लिश में फ्री रेडिकल, कार्बोकैटायन, कार्बोनायन, फ्री रेडिकल, इन सब के बारे में। और फिर लास्ट में हम कुछ कंपाउंड्स के बनाने के तरीकों को सीखेंगे कि हम इसे लेबोरेटरी में यानी कि प्रयोगशाला में कैसे बना सकते हैं। सो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इसके परिभाषा की। जैसा कि पिछली वीडियो में हम देख चुके हैं कि उसमें हमने कुछ बेसिक चीज़ों को डिफाइन किया हुआ था, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में अंतर। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो एक बार जाके पुनः उसको देख लें, फिर इसे आप देखें। देखिए, बात की जाए अगर इस चैप्टर के इंट्रो की, तो चैप्टर में तो हमने पहले बता ही दिया है, लेकिन इस चैप्टर के जो नाम है इसको समझ लेते हैं। लिखा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर लिखा है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक, यानी ये ब्रांच है किसका, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। और इसमें हमको कुछ आधारभूत यानी बेसिक चीज़ें, जो उसके नियम हैं उसको पढ़ना है, और कुछ उसकी तकनीकें हैं जिनसे हम कोई कंपाउंड बनाते हैं उनको पढ़ना है। जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बनिक रसायन की परिभाषा की। तो एक बार परिभाषा में यहाँ लिख रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं कि क्या इसका परिभाषा है कार्बनिक रसायन का। एक बार फिर से लिख दे रहे हैं, परिभाषा क्या है, लिखेंगे आप, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन एवं इसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बनिक रसायन कहलाता है। इसे आप मेरे साथ साथ नोट करिए। एवं इन यौगिकों को कार्बनिक यौगिक कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अर्थात हमने क्या लिखा है, एक बार
पुनः पढ़ रहे हैं। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम कार्बन एवं इसके यौगिकों का अध्ययन करते हैं कार्बन रसायन कहलाता है। एवं ये जो यौगिक जिनका हम अध्ययन की बात कर रहे हैं, इन यौगिकों को हम कहते हैं कार्बनिक यौगिक। जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बात किया था कि इसके बारे में सबसे पहले जो जानकारी देने वाले थे वो कौन थे, उनका नाम था बर्जीलियस। टाइमिंग क्या था, लगभग वही 18th सेंचुरी। जो उनका एग्जैक्ट टाइमिंग है किसी किसी बुक में देता है 1806। कितना देता है, 1806। और कौन थे वो, बर्जीलियस से, बर्जीलियस। ठीक, इनका पूरा नाम क्या था, जे बर्जीलियस, जॉन जोसेफ बर्जीलियस। इनका मानना क्या था कि जो जीवित प्राणियों से या पेड़ पौधों से यौगिक हमको प्राप्त होते हैं उन यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं, यानी कि ऑर्गेनिक यौगिक कहते हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। क्यों, क्योंकि हमने आपसे पहले बताया था कि ऑर्गन मीन्स क्या होता है, पार्ट यानी हिस्सा। ऑर्गन मीन्स पार्ट यानी हिस्सा, और उसमें यानी ऑर्गन्स में जो यौगिक वहां से निकले उसे कहा गया ऑर्गेनिक कंपाउंड, क्योंकि यौगिक को इंग्लिश में कंपाउंड कहते हैं। और उसमें मुख्यतः कौन था, कार्बन, तो नाम क्या दिया, कार्बनिक यौगिक। लेकिन बाद में कुछ समय बाद एक दूसरे केमिस्ट आए जिनका क्या नाम था, होलर, जिसे शॉर्ट फॉर्म में आप कहते हैं एफ होलर। ठीक है, होलर या फ्रेडरिच होलर। इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले इनऑर्गेनिक यौगिक को लेबोरेटरी में गर्म किया और गर्म करके क्या बनाया, एक ऑर्गेनिक यौगिक। और वो यौगिक क्या था, वो था अमोनियम साइनेट। क्या था, अमोनियम साइनेट। इसे इस प्रकार भी लिखा जा सकता है या आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं NH4, ठीक, CN, यहाँ पे O लिख सकते हैं। हालांकि ये ज़्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि इसमें जो बांड का लिंकेज है वो कुछ इस प्रकार से है, NH4 ऐसे है, फिर यहाँ O है, फिर यहाँ C ट्रिपल बॉन्ड N है। इसको उन्होंने गर्म किया था। जब इसको गर्म किया उन्होंने तो क्या पाया कि एक सफ़ेद पदार्थ मिलता है जिसका नाम था यूरिया NH2 C डबल बॉन्ड O NH2। ये क्या था, यूरिया था। ये आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में किस वैज्ञानिक ने ऑर्गेनिक पदार्थ को प्राप्त किया था और वो ऑर्गेनिक पदार्थ क्या है। एक कंपटीशन में पूछता, अकेडमी में पूछता है। वो पदार्थ का क्या नाम था, यूरिया। कहाँ से प्राप्त किया था, अमोनियम साइनेट से। इसका नाम क्या है, अमोनियम साइनेट। और ये क्या है, यूरिया। और ये किन्होंने प्राप्त किया था, तो फ्रेडरिच होलर। क्लियर है तक। अब देखिए, अब हम बात करते हैं इसके दूसरे टॉपिक की। तो हमारा परिभाषा हो गया, सिंपल इंट्रो हो गया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से निकल के आई। अब हम बात करते हैं किसकी, इसके नेक्स्ट पार्ट की, जो क्या हमारा वो यहाँ पे पहले से मेंशन कर दिया हमने, है टेट्रावैलेंस नेचर ऑफ कार्बन, यानी कार्बन की चतुर संयोजकता। तो इसे आप नोट कर लें, देन आफ्टर हम बात करते हैं। कर लीजिए। देखिए, आपका पहला टॉपिक क्या है, पहला टॉपिक आपका है टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन या कार्बन की चतुर संयोजकता। इसी में दूसरा क्या है, शेप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड या कार्बनिक यौगिकों की आकृतियां। देखिए, इसका मतलब क्या है, ये आपका टोटल, देखिए NCERT बेस्ड है, टोटल NCERT बेस्ड है। ठीक है, यहाँ हम लिख दे रहे हैं टोटल क्या है, NCERT बेस्ड है टोटल। इसमें कुछ भी आप दाएं बाएं नहीं देखेंगे, जितना उसमें क्वेश्चन है वो सारा आपको मिलेगा, जितना टॉपिक है सब मिलेगा। सो परेशान होने की जरूरत नहीं है। पहला टॉपिक क्या देखेंगे आप, टेट्रावैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन। इसका मतलब समझिए आप, क्या आप वैलेंसी जानते हैं, वैलेंसी यानी कि संयोजकता। चलिए इसको एक बार हम समझ लेते हैं कि होता क्या आखिर। देखिए, कोई भी परमाणु यानी कोई भी एटम अपने ऑक्टेट को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है वही उसकी संयोजकता कहलाती है। जितने इलेक्ट्रॉन क्या करता है, शेयरिंग करता है, वही उसकी संयोजकता कहलाती है। अगर वह संयोजी बंध बना रहा है तब तो इलेक्ट्रॉन शेयरिंग करेगा, लेकिन अगर वह आणिक बंध बना रहा है, अगर वह धातु है, इलेक्ट्रॉन त्याग करता है, अधातु है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है। और अगर अधातु अधातु के बीच में बांड बन रहा है तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का साझा होता है।
लेकिन ये चीज़ आप तब समझ पाएंगे जब आप ये समझेंगे कि आखिर संयोजी कोष क्या होता है, किसके बेसिस पे आया है। तो चलिए एक बार इसे हम पहले अच्छे समझ लेते हैं, इसके संयोजी कोष और संयोजकता के बारे में, तब हम इसको टॉपिक को आगे लेके चलेंगे। देखिए, सामान्य तौर पर हम बोहर मॉडल के अकॉर्डिंग पढ़े हुए हैं कि होता क्या है, किसी भी परमाणु के पास एक नाभिक होता है। क्या होता है? नाभिक। और इसका जो है कक्षक निर्धारित होता है, जिसे हम लोग नाम देते हैं KLMN। और अगर यह उपकोष है तो उसका नाम देते हैं हम लोग SPDF। सेल सबसे आप पढ़े हुए हैं, ठीक। तो ये हमारा मान लीजिए क्या है, K है, मान लीजिए L है। सपोज करिए कोई एक एटम है, ठीक, कोई क्या है, एटम है, मान लीजिए वो कार्बन ही है हमारा। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा पहले कोष में, उसके बाद 4 आएगा। तो देखिए, अब यहाँ पे देखेंगे आप तो सबसे बाहर कौन सा कोष है, K है कि L है? L है। सबसे बाहर कौन है? यहाँ पे L लिखा गया है, ठीक। या ऐसे देखेंगे तो SPDF रहेगा। SPDF में लिखा रहता 1s2, 2s2, 2p2, यही तो बाहर वाले हैं। तो किसी भी एटम का आउटर मोस्ट जो सेल होता है, जो बाह्यतम कक्षक होता है, वही कहलाता है संयोजी कक्षक। यानी इसी को हम क्या कहेंगे? बाह्यतम है, यहाँ पे क्या है? बाह्यतम कक्षक, ठीक। इसी का दूसरा नाम होता है संयोजी कक्षक या कोष, ठीक है। दोनों बात कह सकते हैं आप, बाह्यतम कक्षक भी कह सकते हैं या बाह्यतम कोष कहिए। इंग्लिश में आउटर मोस्ट सेल, आउटर मोस्ट सेल, या दूसरी भाषा में वैलेंसी सेल। और इसमें उपस्थित सभी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। यानी बाह्यतम कोष में उपस्थित, ठीक है, सभी इलेक्ट्रॉन क्या कहलाते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। इसे आप साथ में नोट कर लीजिए। और ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होते हैं 2 प्रकार से। कौन कौन से? एक होते हैं बंधी इलेक्ट्रॉन और एक होते हैं अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। कौन से? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन। बंधी इलेक्ट्रॉन वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो बाह्यतम कोष में तो होते हैं और साथ में साथ किसी से भी बाण बनाने के लिए उत्तरदायी होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन अनाबंधी वे होते हैं जो बाण बनाने के लिए उत्तरदायी नहीं होते हैं, वो बंध नहीं बनाते हैं। जैसे यहाँ कार्बन देखें, कार्बन के पास बाहरी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है और अगर ये 4 पाएगा तभी इसका 8 पूरा होगा। इसका मतलब ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? साझा कर सकते हैं। सो यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? कार्बन केस में 4 इलेक्ट्रॉन क्या हैं? बंधी हैं। और अनाबंधी कितने हैं? 0 हैं। लेकिन अगर यही चीज़ हम कह दें किसके लिए? क्लोरीन के लिए, तो क्लोरीन का याद करिए आप, एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17, ठीक। और इसका अगर बनाएंगे इसे मॉडल, बोहर मॉडल, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 8 यहाँ होता है और बाकी जो बचता है 7 वो कहाँ होता है? यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7। अब देखिए, क्लोरीन को बंध बनाने के कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। तो क्लोरीन के लिए यहाँ बंध बनाने के कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। तो क्लोरीन केस में जो बंधी इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 1 इलेक्ट्रॉन। लेकिन बाकी सब अनाबंधी हैं। सोचोगे कैसे? भाई क्लोरीन जो है अपना अष्टक पूरा करेगा, उसके पास 7 हैं, 1 पा जाएगा तो 8 कितने हो जाएगा? मतलब उसके बंधी इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 1। और अगर 1 बंधी हो गया तो बाकी कितने बचे? 1 2 3 4 5 6 ठीक क्या है? अनाबंधी इलेक्ट्रॉन है। समझ गए? तो बाह्यतम कोष में उपस्थित वह इलेक्ट्रॉन जो बंध बनाने के लिए उत्तरदायी होता है उसे क्या कहते हैं? उसे बंधी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। और उन्हीं बंधी इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या कहलाती है? उस परमाणु की संयोजकता कहलाती है। समझ गए? उस परमाणु क्या कहलाती है? संयोजकता। जैसे क्लोरीन की बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है? 1, तो संयोजकता कितनी होगी? 1। कार्बन के बंधी इलेक्ट्रॉन की संख्या 4, संयोजकता कितनी? 4, ठीक। अगर मान लीजिए सोडियम है, सोडियम देखिए 11 होता है, तो इसे बनाएंगे, मान लीजिए हो गया 2, फिर हो गया मान लीजिए आपका 8, बचा मान लीजिए 1, यहाँ बना दिया 1 आपने। तो बाहरी कोष में आप कितने इलेक्ट्रॉन है? मात्र 1, तो वही तो बंधी है।
उसके बाद कुछ बचे ही नहीं, और ये क्या कर देगा, एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। जब एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचे ही नहीं। बंद इलेक्ट्रॉन कितने, एक। समझ में आ गया। और इसे आप ऐसे भी याद कर सकते हैं। किसी की संयोजकता कैसे याद करेंगे, देखिए ये भी समझ लीजिए। यहीं पे संयोजकता याद करने का एक सिंपल तरीका है। अगर किसी के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है या दो इलेक्ट्रॉन है या तीन इलेक्ट्रॉन है, कितना, एक है, दो है या तीन है, तो यही उसकी संयोजकता होती है। किसी परमाणु के बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन या तीन इलेक्ट्रॉन है, संयोजकता कितनी होगी, वही। जैसे सोडियम संयोजकता कितनी होती है, एक, बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन होता है। मैग्नीशियम बाहरी कोश में दो इलेक्ट्रॉन, संयोजकता दो। एल्युमिनियम बाहरी कोश में तीन इलेक्ट्रॉन, संयोजकता तीन। क्लियर है। लेकिन अगर किसी परमाणु के बाहरी कोश में पांच इलेक्ट्रॉन है, छह इलेक्ट्रॉन है या सात है, पांच है, छह या सात है, तो इसे क्या करिए आप, आठ में से घटा दीजिए। क्या करिए, वही संख्या आठ में से घटा दीजिए। जैसे नाइट्रोजन, ठीक, बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, पांच, एटॉमिक नंबर 7 होता है, ठीक है, पांच होते हैं, तो आठ में से आप पांच घटा दो, कितना बचेगा, तीन, संयोजकता तीन। ऑक्सीजन बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन छह, आठ में से आप कितना घटाओगे, छह बराबर दो। क्लोरीन बाहरी कोश में सात इलेक्ट्रॉन, यहाँ लिखा गया है, ठीक, आठ में से आप कितना घटाओगे, सात, एक। क्लियर है। और अगर उसके पास चार इलेक्ट्रॉन है बाहरी कोश में, तो संयोजकता वही। तो इस प्रकार से आप किसी भी एटम का संयोजकता यानी कि वैलेंसी निकाल सकते हो। क्लियर है। चलिए इसे नोट कर लिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो हमने अब क्या कहा, हमने कहा कि टेट्रा वैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन, ठीक है। तो देखिए कार्बन जो है कितना बाण बनाता है, 4, कितना बाण, 4 बंध बनाता है। तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी, वैलेंसी होगी कितना, 4। क्लियर हो गया। फिर देखिए जब वैलेंसी 4 हो गई तो उसी को क्या कहते हैं, टेट्रा मीन्स क्या होता है, चार। चतुर्थ मीन्स होता है क्या, चार। तो लिखा गया क्या, टेट्रा वैलेंसी नेचर ऑफ कार्बन, कार्बन का चार वैलेंसी की नेचर प्रकृति होता है इसके पास। दूसरा फिर क्या लिखा हिंदी में, चतुर्थ, देखिए लिखा चतुर्थ संयोजकता। क्लियर है। फिर लिखा कार्बन यौगिकों की आकृतियां। तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि कार्बन की वैलेंसी कितनी, चार, कितनी, चार, ठीक। अब हम बात करेंगे इसके यौगिक के आकृतियों की। देखिए यौगिक की आकृतियां समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि इसमें संकरण क्या होता है। क्योंकि आप पहले ही पढ़ चुके हो क्या, संकरण यानी कि हाइब्रिडाइजेशन, और हाइब्रिडाइजेशन की सहायता से आप यौगिकों का ज्योमेट्री बताते थे, याद करिए, ठीक, पढ़े हैं। कार्बन मैक्सिमम कितना बाण बना सकता है, चार, कितना, चार। अगर कार्बन अपना चार बाण बनाता है और चारों सिंगल बाण, कौन सा बाण, सिंगल बाण, तो उस समय जो उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगा वो होगा sp3। आप याद करिए, कुछ आप पढ़े थे संकरण में, आप पढ़े थे कि संकरण केवल और केवल सिग्मा बांड को रिप्रेजेंट करता है, पढ़े थे। संकरण केवल किसको रिप्रेजेंट करता है, सिग्मा बांड को। और जो सिंगल बांड होता है यानी एकल बंध होता है जो आपको दिखता है, वो कैसा होता है, सिग्मा। देखिए सिग्मा एकल है कि नहीं है, सिग्मा है। फॉर एग्जाम्पल CH4, फॉर एग्जाम्पल CH4, ये क्या हो गया, sp3 हुआ। ज्योमेट्री कैसे होगी, चतुष्फलकीय, कैसे होगी, चतुष्फलकीय। इंग्लिश में क्या नाम होंगे, आप क्या बोलेंगे, टेट्राहेड्रल, टेट्राहेड्रल। क्लियर। दूसरा देखिए, हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड हो, क्योंकि आप उस समय पढ़े भी थे एल्केन एल्कीन एल्काइन का थोड़ा सा, यानी कि एक इथेन का स्ट्रक्चर था, ठीक है। CH4 था, C2H6 था, CH4 C2H6, ठीक। और फिर क्या था, C2H4 C2H2। इन कंपाउंड को आप पहले पढ़ चुके हो, C2H2 C2H4 और C2H6। और साथ साथ आप मीथेन में पढ़ते हो, जहाँ पे आप पढ़ते हो संकरण, वहीं पर। तो ये क्या है, sp3 है। ज्योमेट्री कैसी होगी, चतुष्फलकीय होगी। दूसरा देखिए, अगर कार्बन का कोई एक बांड क्या हो, डबल वाला हो, इस प्रकार से, तो बाकी का जो खाली होगा बांड ऐसे दिखेगा आपको, और ये किसी बांड बनाएगा, इस प्रकार से बनाएगा।
अब देखिए, तो जब ऐसा कंडीशन हो तब भी आपको क्या निकालना है, संकर्ण। कैसे, देखिए इस कंडीशन में मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पर हम इसको मानते हैं हाइड्रोजन। इस कंडीशन पे जो आपको इस साइड में दिख रहे हैं ये सब क्या हैं, एक एक बांड है, सिंगल बांड है, लेकिन यहाँ डबल है कि नहीं है। और डबल में एक होता है सिग्मा बांड, एक होता है पाई। तो ये तो आपका सिंगल है, तो सिंगल सब सिग्मा होते हैं, और डबल में क्या होता है, पाई, और एक होता है सिग्मा, यानी एक सिग्मा एक पाई। जब सिंगल बांड होता है तो सब कोई बांड सिग्मा होता है, ठीक। और जहाँ डबल बांड होता है वहाँ एक सिग्मा एक पाई होता है। तो ये सब सिग्मा थे और ये क्या था, सिग्मा और पाई। अब जरा बताइए यहाँ टोटल कितने सिग्मा बांड हैं, 3 है, और यहाँ 3 कैसे 2, देखिए ये भी तो सिग्मा है, सिग्मा वो दोनों में काउंट होगा। तो यहाँ सिग्मा कितने 3, यहाँ सिग्मा कितने 3। इसका जो संकर्ण होगा वो कैसा होगा, sp2। कैसा होगा, sp2। अर्थात इसकी आकृति ज्योमेट्री कैसे होगी, त्रिकोणी, ठीक, त्रिकोणी समतली, ठीक है, समतली, यानी एक तल में होगा। इंग्लिश में ट्राइगोनल प्लेनर, क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर। क्लियर हो गया। एक कंडीशन और हो सकता है कार्बन कार्बन ट्रिपल बांड हो, क्योंकि आप पढ़े हो बांड कितने टाइप के, सिंगल डबल ट्रिपल, सिंगल डबल ट्रिपल। सिंगल ये रहा, डबल ये रहा, ट्रिपल देख लेते हैं, ये रहा, ऐसे हो गया। 2 कार्बन के बीच में ट्रिपल बांड बना हुआ है, एक वैलेंसी बची है, ये हाइड्रोजन लगा दो आप, ये हाइड्रोजन लगा दो। अब यहाँ देखिए, यहाँ पे सिग्मा आप कैसे देखोगे, कैसे हाइब्रिडेशन देखोगे, सिग्मा देखो आप, ये है आपका सिग्मा 1 यहाँ पे, और जब ट्रिपल बांड होता है तो उसमें एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा एक पाई। जो बीच का होता है ये सिग्मा होता है और ये बाकी पाई होते हैं। क्यों आखिर, क्योंकि सबसे पहले सिग्मा बांड बनता है देन आफ्टर पाई बांड। तो ये सिग्मा है और बाकी किनारे किनारे वाले क्या है, पाई है, और यह भी सिग्मा है। अब इस कार्बन की बात करिए आप, कितने सिग्मा है, 2, और यहाँ पे 2। अब जब 2 सिग्मा होता है इसका मतलब वहाँ पे आप कहोगे कि जो सिंगल बांड है कितने हैं, 2 हैं, सिग्मा मतलब सिंगल समझ लो। और जब 2 होता है तो वहाँ sp हाइब्रिडेशन होता है, क्या होता है, sp। और जब sp हाइब्रिडेशन होता है तो ज्यामिति कैसी बनती है, रेखीय। कैसी बनती है, रेखीय, यानी कि लीनियर, लीनियर। अब अगर बांड एंगल की बात करेंगे तो टेट्राहेड्रल है तो कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट। बांड के बीच में एंगल, इसके बीच में कितना होता है, 120 डिग्री, और इसके बीच में 180 डिग्री। तो इस प्रकार से आप ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल में, यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में उसके ज्योमेट्री डिसाइड करते हैं। अब यहाँ से देखिए, आप दिमाग लगाइए, एक फार्मूला निकल के आता है। फार्मूला क्या है, जिसे आप शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं। तो फार्मूला ये है कि जब किसी भी कंपाउंड में सिग्मा बांड की संख्या कितनी हो, 4, कितनी हो, 4, तो संकर्ण कैसा होगा, sp3। ज्योमेट्री कैसे होगी, टेट्राहेड्रल। क्लियर हो गया। दूसरा, जब किसी कंपाउंड में एक डबल बांड हो तो श्योर है कि सिग्मा, उसमें जो सिंगल बांड है सिग्मा बांड होगा वो कितना होगा, 3, और सिग्मा बांड अगर 3 है तो ज्योमेट्री कैसी, त्रिकोणी। और अगर उसमें ट्रिपल बांड है तो ज्योमेट्री कैसी, रेखीय। क्लियर है। चलिए, अब इस प्रकार से आप सिग्मा और पाई बांड भी सीख चुके हैं। सिग्मा मतलब हेड ऑन हेड ओवरलैपिंग, और पाई मतलब साइड बाय साइड ओवरलैपिंग, जो कि आप पहले ही पढ़ चुके हो। क्लियर। चलिए, इसे आप नोट कर लें, फिर इसके साथ हम कुछ क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। हम बात करते हैं सीधे एनसीईआरटी के क्वेश्चन की, जो कि एग्जाम्पल करके दिए हुए हैं। एग्जाम्पल में ये रहा आपका एनसीईआरटी बुक जो है। चलिए, अब जो है हम इसमें जो है सिग्मा और पाई बांड के कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, जिससे आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको अच्छे से आ भी जाएगा। तो चलिए, हम यहाँ पे क्वेश्चन को मेंशन करेंगे, आप लोग इसका आंसर दीजिएगा, और जो लोग इसे ऑफलाइन देख रहे हैं वो कमेंट सेक्शन का यूज करके कमेंट करेंगे कि हाँ आपको ये निकालने आ गया है। हम यहाँ क्वेश्चन मेंशन कर रहे हैं। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन है आपका,
निम्नलिखित अणुओं में प्रत्येक में कितने सिग्मा तथा पाई आबंध हैं। जैसे पहला आपका यौगिक जो है वो ये है एच सी ट्रिपल बॉन्ड सी, फिर आपका है सी एच यहाँ पे, और फिर यहाँ डबल बॉन्ड सी और यहाँ एच है, फिर यहाँ क्या है CH3 है। चलिए बताइए यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास कितने सिग्मा बॉन्ड है। हाँ, यहाँ इस कार्बन के पास पहला कार्बन मान लीजिए, दूसरा मान लीजिए, तीसरा मान लीजिए, चौथा, पांचवा। यहाँ पहले कार्बन के पास जो है कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। एक सिग्मा बॉन्ड ये है और एक सिग्मा बॉन्ड यहाँ बीच वाला है। क्लियर। दूसरा देखिए इस दूसरे वाले कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, 2। कौन सा, एक तो सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा ये। चलिए तीसरे कार्बन के पास कितने सिग्मा बॉन्ड है, तीसरे के पास कितने, 3। कहाँ कहाँ देखिए, एक ये, दूसरा ये और तीसरा इसमें से एक। ठीक, फिर देखिए इस चौथे वाले कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना, कहाँ आपको 2 दिख रहा है। एक ये हाइड्रोजन देखिए यहाँ बॉन्ड नहीं बनाया गया लेकिन बॉन्ड है। ठीक है, एक इसका बॉन्ड बनेगा और एक सिग्मा ये है और एक सिग्मा ये है, 3 सिग्मा बॉन्ड है। देखिए फिर से ये एक बॉन्ड हो गया, एक इधर है एक इधर है। इसके पास कितना होगा, पांचवे के पास 4। देखिए इस CH3 लिखा है, इसका मतलब ये ऐसे है हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और एक इधर वाला सिग्मा बॉन्ड है। फिर बात करें अगर पाई बॉन्ड की, तो कार्बन नंबर फर्स्ट के पास कितने पाई बॉन्ड है, कार्बन नंबर फर्स्ट के पास कितने पाई बॉन्ड है, 2। एक नीचे और एक ऊपर। दूसरे कार्बन के पास 2, यही दोनों। तीसरे के पास 1, तीसरे के पास 1। चौथे कार्बन के पास 1, बगल वाला, एक सिग्मा एक पाई। पांचवें के पास 1 भी नहीं। पहला समझ में आया। दूसरा देखिए NCERT का ही आपका है क्वेश्चन, लिखा है CH3Cl CH3Cl, इसका मतलब ये भी है CCl H H H। बताइए देखिए जिस प्रकार से मैथ में इक्वल का मतलब डबल ऐसे लगाते हैं आप, इक्वल जैसे कह दें कि 2 + 3 बराबर होता नहीं 5, इक्वल, वैसे केमिस्ट्री में 3 बार यहाँ बना 3 ऐसे लाइन लगा देते हैं। बाण मत समझिएगा, 3 लाइन मतलब ये दोनों क्या है, सेम है। यहाँ कितने सिग्मा बॉन्ड है, हाँ 4। अब पाई कितने हैं, 0। सिग्मा 4 पाई 0। चलिए और देखिए क्वेश्चन, CONH2, ये H C डबल बॉन्ड O NH2, इसमें बताइए कितने सिग्मा बॉन्ड हैं कार्बन के पास, कितने हैं, 3। कहाँ कहाँ देखिए, एक ये है, एक ये और एक इसमें। पाई कितने हैं, 1। समझ गए। अब अगर हम यहीं पे क्वेश्चन उठाएं आपसे, कहें कि बताइए कि इसमें कार्बन का संकरण क्या होगा, इसमें कार्बन का संकरण क्या होगा, तो कितना होगा, sp2। मतलब इस कार्बन से इसका जो आकृति होगी कैसी होगी, ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर। यहां बात करें कि संकरण कितना होगा, sp3, मतलब ज्योमेट्री कैसी होगी, चतुष्फलकीय। इस कार्बन की बात करें तो संकरण कितना होगा, पहला कार्बन की, ध्यान दीजिएगा, इसको हम फिर से बना दे रहे हैं यहाँ पे सामने, CH ट्रिपल बॉन्ड C, फिर सिंगल बॉन्ड C, फिर डबल बॉन्ड C, फिर H, फिर सिंगल बॉन्ड CH3। ये बैलेंस बराबर है, हाँ बराबर है। ये बताइए ये कार्बन नंबर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड, फोर्थ, 5। कार्बन नंबर फर्स्ट, ध्यान देखिए, कार्बन नंबर फर्स्ट कौन से हाइब्रिडाइजेशन में है, फर्स्ट किस में है, sp। ठीक, सेकंड sp,
थर्ड sp2, फोर्थ sp2 और फिफ्थ गलत sp3। सभी के सभी क्या है यहाँ सिंगल है। देखिए जहां पे एटम के जस्ट बगल में एटम लिखा रहे, बांड भले ना दिखाया रहे, लेकिन उसके बीच क्या है, बांड है। अभी हमने कहा था कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, तो क्या हम CH3 को ऐसे नहीं लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं। सभी सिग्मा ही तो हैं, सभी सिग्मा ही तो हैं। क्लियर हुआ? चलिए और एग्जाम्पल देखते हैं, इसे इरेज करते हैं। चलिए यहाँ पे कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन को आपको बताना है कि इसमें संकड़ क्या है और हाइब्रिडेशन क्या है। देखिए यहाँ संकड़ हाइब्रिडेशन का मतलब एक ही है, हम बस खाली उसके दो नाम बोले हैं, लेकिन ये आपको बताना है कि इसकी जो है ज्यामिति कैसे होगी, ज्योमेट्री कैसे होगी, और सिग्मा पाई क्या होगा। यहाँ सिग्मा पाई कितने हैं इस कार्बन के पास? 3। कितने? सिग्मा है 3, पाई कितना है? 1। यहाँ 4 सिग्मा पाई 0, यहाँ 2 सिग्मा पाई 2। हाइब्रिडाइजेशन sp2, ठीक। देखिए अभी आपको कन्फ्यूजन है, जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन रहेगा, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड 4, अगर sp2 रहेगा तो सिग्मा बॉन्ड 3, sp सिग्मा बॉन्ड 2। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3, तो sp2। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 4, तो sp3। और सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 2, sp। ज्योमेट्री लीनियर, रेखीय, ये sp3 यानी कि ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और ये ट्राइगोनल प्लेनर क्या होगा। तो चलिए और भी आपके पास जो भी बुक्स हैं उस बुक से आप क्या करिएगा, सिग्मा और पाई निकालने की प्रैक्टिस कीजिएगा। देन आफ्टर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि सिग्मा और पाई बांड कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके थ्रू हम लोग संकड़ बताएंगे, और संकड़ के थ्रू हम लोग क्या बताएंगे, उसका ज्यामिति। तो चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।